नाजरीन, मोहम्मद अकरम खान आपके प्रोग्राम अकरम खान के साथ हाजिर है। साथियों, आपको याद होगा कि हमने 16 दिसंबर 1971 जो कि हमारी तारीख का एक बहुत दिलखराश वाक़या है, उस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें आपकी मुलाकात मैंने इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान साहब से करवाई, जिनका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक पूरा तारुफ लिख दिया है। उम्मीद आपने वो देख लिया होगा और पहली किस्त में उन्होंने खुद भी अपना तारुफ करवा दिया था। ये माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का सरमाया है और इन्होंने 74 ईयर्स की उम्र में आपके सामने इस तारीख को इतनी दिलफरेब और इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि चूँकि मैं खुद जब ये वाक़या पेश आया 71 का, तो मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मुझे भी वो बातें तकरीबन हूबहू हुई हैं जो मैंने इनसे सुनी हैं, याद हैं। और मैंने चाहा कि मैं इनसे एक तफसील आपको बयान करूं। हमने इनसे एक तफसीली जायज़ा ले लिया और आज की किस्त में मैं आपको बाकी वाक़यात सुना रहा हूं। अगरचे ये मुझे उम्मीद लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा 3 किस्तों में जाएगा, लेकिन जिस रवानी से और जिस मबहूत अंदाज में उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे सामने पेश किया, तो वो मैं चाहता हूं कि तारीख का हिस्सा रहे और आपको पता चले और आपको बगैर किसी कंसल्टेशन के आपको पता चले कि हमारे साथ क्या वाक़यात पेश आए। अगरचे आजकल मुल्क के हालात भी तकरीबन इसी तरह के हैं। आप रोज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं और आज आपने देखा होगा कि पंजाब में भी आजकल रस्साकशी जारी है सियासत की। लेकिन चूँकि तारीख का सबक एक ऐसा जालिमाना सबक होता है जिसे हम कुछ हासिल नहीं करते, मैं चाहता हूं कि आज की किस्त में आप वो वाक़यात जो मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में पेशखामा साबित हुए, उनके बारे में आप वो तफसील जानें। तो आइए मैं आपको जहां से ये सिलसिला टूटा था वहां से दोबारा जोड़ता हूं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको इस पूरे वाक़े की तफसील इनकी तकरीर से और इनकी बातों से पता चल जाएगी। तो आइए अब हम प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखते हैं। चुनाचे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये देखा, क्योंकि उन्होंने कैंपेन चलाई थी अयूब खान के खिलाफ, अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी उसमें सबसे पहले एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब थे और फिर उसके बाद भुट्टो साहब आ गए और उन्होंने वो कैंपेन, जितनी भी हड़तालें होती थी, जुलूस निकलते थे, वो भुट्टो साहब निकालते थे। अयूब खान ने उस वक्त एक बनी थी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसमें नवाब नसरुल्लाह खान साहब उसके जो हेड थे और बाकी जो जमातें जितने थी, मुस्लिम लीग थी, कौंसल थी, जमात इस्लामी थी और अवामी लीग वगैरह, ये सब उसमें शामिल थी। तो अयूब खान जो थे उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए। जब जुलूस निकलने शुरू हुए अयूब खान के खिलाफ, तो उसने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने नवाब नसरुल्लाह खान की क़यादत में अयूब खान साहब से मुज़ाकरात किए और उसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे मशरक़ी पाकिस्तान से। अगरचे शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा अगरतला केस जो है वो अयूब हुकूमत ने शुरू किया था कि वो इंडिया के साथ साजिश करके, अगरतला एक जगह है मशरक़ी पाकिस्तान से बाहर इंडिया के अंदर, मशरक़ी पाकिस्तान के करीब, तो ये थी कि अगरतला में उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ, इंटेलिजेंस के लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश, ये अयूब खान ने उनके खिलाफ एक मुकदमा कायम किया था। और मैं इसके मुतल्लिक तो बुरे वसूख नहीं करके वो मुकदमा सही था या गलत था, लेकिन बात की जो वाक़यात है उसमें यह है कि मीटिंग ज़रूर हुई थी, अगरतला में मीटिंग्स ज़रूर हुई थी मुजीबुर रहमान की और उसकी इंडियन कुछ ऑफिशल्स की। किस लिए हुई थी क्या पता, यकीनन ये होगा, उसमें 6 पॉइंट्स का इशू भी होगा, लेकिन बात यह है कि अयूब खान की हुकूमत ने मशरक़ी पाकिस्तान को जिस स्टेज पर पहुंचा दिया था
गुलामी की, उसमें अगर शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को कुछ किया भी है तो मैं समझता हूँ शायद मैं होता तो मुमकिन है मैं भी यहाँ तक मतलब कि चला जाता। लेकिन बहरहाल ये आपकी अपनी राय है। हुआ ये कि अगर तला केस हुआ, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जो मकबूलियत थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि वहाँ इतने जुलूस निकले उसके हक में कि अयूब खान को उसे रिहा करना पड़ा। बल्कि वो जज जो कि अगरतला साजिश केस को सुन रहे थे वो वहाँ से नंगे पांव भागे अदालत से और जहाज में सवार होकर वो मगरबी पाकिस्तान में पहुंचे। यानी मशरकी पाकिस्तान में इस हद तक जो थी नफरत पैदा हो चुकी थी। बहरहाल शेख मुजीबुर रहमान साहब को रिहा किया गया, वो भी आए, वो भी अयूब खान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुए और एक मुआहदा तय पा गया अयूब खान का अपोजिशन के साथ। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद सियासी शख्सियत थे जिन्होंने उन मुज़ाकरात में हिमायत नहीं की और उसकी वजह ये थी कि वो जो जर्नैल थे यहिया खान, आपको पता है कि यहिया खान का जो किरदार था, ज़ाती किरदार भी, और ये बाकी जो थे एम पीरज़ादा और गुल हसन, इनके ज़ाती तौर पर भी ये लोग कोई अच्छे बहुत बुरे आप कह सकते हैं कि किरदार के मालिक थे, ये करेक्टरलेस लोग थे। ये भुट्टो का उनके साथ मुकम्मल गठजोड़ था कि अयूब खान को निकालना है और अयूब खान के बाद खुद जो है ना इक़्तिदार हासिल करना है, ये उनका था। चुनाचे इसके बावजूद कि यूडीएफ और अयूब खान के दरमियान मुआहदा तय पा गया मुल्क में अमन अमान का, लेकिन भुट्टो ने उसको तस्लीम नहीं किया उस मुआहदे को और उसे सबूटाज कर दिया और फिर यहिया खान ने हुकूमत संभाल ली। अब यहिया खान ने जब हुकूमत संभाली, मार्शल लॉ लगा दिया और उसने ऐलान किया कि अब इलेक्शन होंगे। एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर उसने दिया। उस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में उसने 2 फैसले कर दिए, हालांकि उसको इख्तियार नहीं था ये आइनी फैसले करने का, लेकिन उसने किया जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर था जो 1970 में उसने दिया। उसने एक तो ये फैसला किया कि मगरबी पाकिस्तान के 1 यूनिट को तोड़ दिया और 4 सूबे पंजाब, सिंध, उस वक्त शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और बलूचिस्तान, ये सूबे बहाल हो गए। ये हालांकि उसको इख्तियार नहीं था, लेकिन ये हमारे सियासतदानों के मुतालबा था, ये सूबे बहाल हो गए और एक मशरकी पाकिस्तान सूबा। दूसरा उसने ये काम किया कि उसने ये किया कि एक आदमी एक वोट का फार्मूला कर दिया कि पहले तो थी ना 1956 के आइन में, 1956 के आइन में तो पैरिटी का असूल दोनों सियासतदानों ने तय किया था कि पार्लियामेंट में, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान आबादी के हिसाब से बड़ा सूबा है, आबादी उसकी ज़्यादा थी, उसकी आबादी तकरीबन 54% थी पाकिस्तान की, मगरबी पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 46% थी। लेकिन चूँकि मगरबी पाकिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा था, मशरकी पाकिस्तान रकबे के लिहाज से छोटा सूबा था, तो 1956 के आइन में ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, बाकी भी फैक्टर्स यकीनन उसमें शामिल थे, इसकी बिना पर यह सियासतदानों ने किया कि पैरिटी के दोनों सूबों को पार्लियामेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर बराबर की शराकत होगी। यहिया खान ने यह किया कि उसने LFO में मशरकी पाकिस्तान की 54% आबादी थी, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में भी 54% सीटें, देखा दी कि एक आदमी एक वोट का जब हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि मशरकी पाकिस्तान की जो आबादी है उसके मुताबिक ही पार्लियामेंट में उसकी सीटें होंगी और मगरबी पाक, यानी वो पैरिटी का जो असूल था वो ख़त्म कर दिया यहिया खान ने। हालांकि उसको इसका इख्तियार नहीं था, लेकिन आमिर था मार्शल लॉ आर्डर के तहत, उस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं था,
1962 का आइन भी उसने फाड़ कर फेंक दिया हुआ था, ख़त्म हो गया था। तो उसने मार्शल आर्डर के तहत ये फार्मूला बना दिया। अब जब इलेक्शन हुए, अब आप ये याद रखें कि अगरचे शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जब ऐलान हो गया 1970 के इलेक्शंस का, तो उस फार्मूले के तहत, एक आदमी एक वोट के फार्मूले के तहत मशरकी पाकिस्तान के जो सीटें थी उस आइन साज असेंबली में या पार्लियामेंट जो होनी थी 162 सीटें थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान की तकरीबन 124 या 126 सीटें थी मगरबी पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से। अब जब 1970 के इलेक्शन हुए, 1970 के इलेक्शन में हुआ ये कि भुट्टो साहब यहाँ बहुत पॉपुलर थे। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो पब्लिक को अपने हक में मोबिलाइज करने की और बड़े बड़े जुलूस निकालने की, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इमरान खान साहब के जुलूस होते हैं, ऐसे ही भुट्टो साहब के भी जुलूस निकलते थे, बहुत बड़े बड़े जुलूस होते थे और वहाँ वो बड़ी धुआंधार और बड़ी पुरजोश तकरीरें किया करते थे। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के अंदर उन्हें किसी और सियासी लीडर को वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं थी। और उनकी बहुत सारे जुलूसों में, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, थर्ड ईयर का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो हम भी भुट्टो साहब के जुलूसों में जाते थे और उसके हक में नारे लगाते थे, क्योंकि उस वक्त भुट्टो साहब जो थे वो इतने पॉपुलर थे और हम नौजवान थे, हमें इन चीज़ों की जो है सियासी जो चीज़ उनकी मुदमरात का तो पता नहीं होता हम तो, लेकिन एक नौजवान स्टूडेंट तो वहाँ पूरे पाकिस्तान के, मगरबी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स उनके साथ थे, तो हम भी उनके जाते और हमारे वो बहुत पॉपुलर लीडर थे भुट्टो साहब। मशरकी पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी वो हमारे इल्म में तो नहीं थी, लेकिन बाद में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन की कैंपेन जो है वो तकरीबन 1 साल चलती रही, 1 साल इलेक्शन कैंपेन चलती रही। और उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे, अवामी लीग जो उनकी थी पार्टी, उन्होंने मगरबी पाकिस्तान में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, शेख मुजीबुर रहमान ने। लेकिन अब भुट्टो साहब जो थे वो भी कौमी लीडर थे, पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उनको भी चाहिए था कि वो मशरकी पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खड़े करते, अपने उम्मीदवार खड़े करते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक भी उम्मीदवार मशरकी पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शन में खड़ा किया और ना ही वो इस पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान मशरकी पाकिस्तान में एक भी दफ़ा गए जब उम्मीदवार ही कोई नहीं खड़ा किया तो उन्होंने वहाँ कैंपेन क्या चलानी थी। ये एक फैक्टर आप लोग मद्देनजर रखें, क्यों नहीं किया भुट्टो साहब ने, क्यों नहीं किया। भुट्टो साहब कौमी लीडर थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे थे और एक पार्टी उन्होंने बनाई थी, ये क्यों नहीं किया उन्होंने 70 के इलेक्शन में कि मगरबी पाकिस्तान में ही उन्होंने अपने आप को मगरबी पाकिस्तान में रखा। और जबकि मशरकी पाकिस्तान में वो ना उन्होंने कोई अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया, ना वहाँ कोई कैंपेन की, लेकिन मुजीबुर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान के अंदर अपने नुमाइंदे उम्मीदवार खड़े किए और यहाँ आए भी सही, उन्होंने कैंपेन वगैरह भी चलाई। लेकिन हुआ ये कि जो 70 के जो इलेक्शन थे उनमें मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने 162 में से 160 नशिस्तें जीती। सिर्फ 2 मेंबर जो थे वो उनके हारे, एक
एक नूरुल अमीन मरहूम जो कि मुस्लिम लीग के थे, वो जीते, और एक राजा त्रिदेव राय जो कि अकलियतों के वो थे, और वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। सिर्फ ये दो उम्मीदवार जीते मशरक़ी पाकिस्तान से, और बाकी 160 जो थे नशिस्तें वो अवामी लीग ने, शेख मुजीब रहमान ने जीत ली। मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने 124 में से 82 नशिस्तें जीती, जो कि तकरीबन सब की सब बात सिवाय चंद सीटों के पंजाब और सिंध से उन्हें सीटें मिली, और बाकी तकरीबन 42 जो मेंबर थे मगरबी पाकिस्तान से, वो दूसरी सियासी जमातों, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान से, मतलब और छोटी छोटी पार्टियों से। भुट्टो साहब ने यहाँ से मगरबी पाकिस्तान में 124 में से 82, तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी मगरबी पाकिस्तान से उन्होंने हासिल की। अब हुआ ये कि जो LFO था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो यहिया खान ने दिया था, उसका ये था कि जब ये जो मेंबर हैं, ये होगी आइन साज असेंबली। ये अभी कौमी असेंबली नहीं बनेगी, अभी पार्लियामेंट नहीं बनेगी, ये आइन साज असेंबली होगी जो कि 4 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मुल्क का नया आइन बनाएगी। क्योंकि पिछले आइन तो 1956 का अयूब खान ने ख़त्म कर दिया था, 1962 का अयूब खान का आइन जनरल यहिया ने ख़त्म कर दिया था। तो अब नए आइन, मुल्क को नए आइन की ज़रूरत थी। तो LFO में ये था कि ये आइन साज असेंबली जो है, ये जब मुंतखब हो जाएगी तो ये 4 महीने के अंदर मुल्क का आइन बनाएगी, और उस आइन की मंजूरी के बाद जो इक़्तिदार है, वो जो अक्सरियती पार्टी है, उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब अक्सरियती पार्टी तो पाकिस्तान की उसमें, यानी वही आइन साज असेंबली वो पार्लियामेंट बन जाएगी। आइन की मंजूरी के बाद वो आइन साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देन इट विल बिकम नेशनल असेंबली। ठीक है जी। और वो उसमें जिस जो भी पार्टी अक्सरियती होगी पार्टी, वो वज़ीर आज़म बन जाएगा और इक़्तिदार उसके। ये था LFO, जिसके तहत इलेक्शन हुए और जो आगे का एजेंडा था। अब हुआ ये कि जब इलेक्शन हो गए और मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो साहब और मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीब रहमान अक्सरियती वो बन गए, तो यहिया खान ने अब आइन साज असेंबली का इजलास, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन उन्होंने गालबन ये फरवरी मार्च की बात है, 1900 गालबन जनवरी बात है, मुझे डेट याद नहीं है। बहरहाल यहिया खान ने आइन साज असेंबली का इजलास ढाका में बुलाया, क्योंकि अक्सरती सूबा जो मशरक़ी पाकिस्तान था, तो ये ढाका में ही आइन साज असेंबली का इजलास यहिया खान ने बुलाया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये सब लोग, मगरबी पाकिस्तान के भी और मशरक़ी पाकिस्तान के मेंबर, उस आइन साज असेंबली में पहुँचते और वहाँ बैठकर आइन के ऊपर डिस्कशन होती है और आइन बनाया जाता। लेकिन भुट्टो साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन साज असेंबली के बहर उससे पहले मेरे, क्योंकि मैं इधर इस सूबे की मैं अक्सरियत है मेरी, मैं इस सूबे को करता हूँ, नुमाइंदगी करता हूँ, और मुजीबर रहमान उस सूबे को करते हैं। तो हम दो, जब तक हमारे दोनों के दरमियान आइन साज असेंबली के बहर
इत्तेफाक राय ना हो जाए कि आइन कैसा होगा, तो ये इजलास नहीं होना चाहिए। चुनाचे अब ये था कि अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो आर्मी के अंदर जो जर्नैल थे, यहिया खान, MM पीरज़ादा, गुल हसन, टिक्का खान, भुट्टो साहब की इनके साथ मुकम्मल तौर पर मतलब कि हम आहंगी थी, क्योंकि वो भी मगरबी पाकिस्तान से थे ये। तो ये जो कुछ भी हो रहा था, ये इन दोनों भुट्टो साहब की और इन जर्नैलों की बहमी इत्तेफाक से ये हो रहा था। चुनाचे भुट्टो साहब के कहने पर यहिया खान ने वो इजलास मुलतवी कर दिया। वो इजलास मुलतवी करने से मशरकी पाकिस्तान के अंदर अब ये तासुर हुआ कि ये जो जर्नैल हैं और भुट्टो साहब जो हैं, ये हमारी अक्सरियत को तस्लीम नहीं कर रहे, हमारी अक्सरियत को तस्लीम नहीं कर रहे और ये इजलास नहीं होने दे रहे हैं। चुनाचे खैर यहिया खान ने कहा कि नहीं ठीक है, हमने ये कर दिया और ये आपस में बैठकर बातचीत करें। चुनाचे भुट्टो साहब ढाका चले गए और शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात, उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आइन साज़ असम्बली के बाहर पहले हम बात तय कर लेते तो आ जाए, कोई बात नहीं, हम करते हैं। लेकिन अब वहाँ क्या ढाका में क्या डिस्कशन हुई खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब जब वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर मशरकी जो मुझे अच्छी तरह याद है कि अवामी लीग ने, शेख मुजीबुर रहमान ने फिर मुतालबा किया कि नाकाम हो गए तो असम्बली के बाहर मुज़ाकरात का कोई तुक ही नहीं है, ये असूल ही नहीं बनता। अगर जब आइन साथ असम्बली जब तक नहीं बैठेगी तो ये कहीं नहीं था LFO में कि आइन साथ असम्बली से बाहर मुज़ाकरात होकर इत्तफाक राय किया जाएगा। ये भुट्टो साहब ने ये शर्त बाद में लगाई कि आइन साथ असम्बली में नहीं हम बैठेंगे, हम बाहर पहले वाहिदा होना, हमारे दरमियान इत्तफाक राय होना चाहिए, फिर असम्बली का इजलास हो। वो भी बातें हो गई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो शेख मुजीबुर रहमान ने फिर मुतालबा किया कि इजलास बुलाया जाए। चुनाचे दोबारा इजलास बुलाया गया। जब इजलास दोबारा बुलाया गया उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर भुट्टो साहब के मुतालबे के ऊपर उन्होंने जो भी इन जर्नैलों के साथ जो कुछ भी उनकी थी, सुना ये गया है कि एक मीटिंग के ये आप ये असम्बली का इजलास ख़त्म करें, मुलतवी करें और मजबूर करें कि ये हम बाहर बैठकर जब तक फैसला नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। चुनांचे दूसरी दफ़ा असम्बली का इजलास फिर यहिया खान ने मुलतवी कर दिया। जब वो मुलतवी किया तो मुझे अच्छी तरह याद है उस पर बहुत शदीद रद्द अमल हुआ मशरकी पाकिस्तान के अंदर, और ये तासुर जो है वो गहरा होता गया कि मगरबी पाकिस्तान की ये जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, जर्नैल और भुट्टो साहब, इनके दरमियान मुकम्मल इत्तफाक है कि मशरकी पाकिस्तान को इक़्तिदार में हिस्सा नहीं देना। अगर ये असम्बली का इजलास बैठ गया तो अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान, उनके 160 वोट हैं, वैसी अक्सरियत है, और फिर वो हाँ हमारे जो इधर मगरबी पाकिस्तान के बाकी जो सियासतदान थे जिनमें मुमताज़ दौलताना थे और मौलाना सैयद अबुल मौदूदी थे और अपने अब्दुल वली खान थे, मतलब ये भिजन जो ये सब लोग ये मुजीबुर रहमान के हिमायती थे, मतलब इस हक में थे। हिमायती तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो असूलन वो भी कहते थे कि ये आइन साज़ असम्बली का इजलास मुलतवी करना गलत है,
ये नाजायज़ है, ये आप इजलास जो आपने गलत किया है, यानी उनका असूली वक्फ था। यहाँ सिर्फ भुट्टो साहब थे वाहिद जो कहते थे कि नहीं, ये असम्बली का इजलास नहीं होने देना है जब तक हमारे दरमियान पहले। असल ये थी कि भुट्टो साहब उनके साथ ये तय करना ही नहीं चाहते थे कि ये भुट्टो साहब का, क्योंकि बात की जो वाक़यात पेश है, भुट्टो साहब का इलेक्शन में अपना एक भी उम्मीदवार मगरबी पाकिस्तान से खड़ा ना करना और वहाँ ना जाना, मेरे हिसाब से, मेरी जो दानिश है कि तब भी ये चीज़ तय भुट्टो साहब ने कर ली थी कि हमने अलग होना है, उन्होंने अलग होना है। क्योंकि भुट्टो साहब को पता था कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के अंदर वो कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। उनको पता था मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी का, उसको मालूम था कि अगर पाकिस्तान मुत्तहिद रह गया तो मैं कभी भी 2 सूबों में तो हुकूमत बन जाएगी, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत मुझे कभी भी नहीं मिल सकती। जो बाद के वाक़यात जो है इस चीज़ का सबूत पेश करते हैं। चुनांचे ये हुआ कि जब दूसरी दफ़ा आइन साज़ असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ, तब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ और वहाँ जलसे, जुलूस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई। हाँ जी, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो पैदा हुई तो उस वक्त यहिया खान, मुझे बाकी जर्नलों को नहीं पता, यहिया खान ढाका गए और उन्होंने जाकर शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात करके जब वापस आए तो कराची एयरपोर्ट के ऊपर ये उस दिन की तमाम अखबारात की ये सुर्खी थी, हेडलाइन यही थी। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फाइनल ईयर था मेरा, तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो कॉमन रूम होता है उसमें जाकर अखबार हम पढ़ते थे। तो तमाम अखबार पढ़ते थे, उसमें इवन मुसावात, पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा अखबार था मुसावात, वो भी वहाँ आता था। नवाए वक्त, जंग, कोहिस्तान, इमरोज़, पाकिस्तान टाइम, डॉन डून का सब। तो यहिया खान, जब ये मार्च के अवैल की बात है, मार्च 1971 के डेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में पहला हफ्ता था, ये दूसरा हफ्ता था। यहिया खान गए, मशरक़ी पाकिस्तान के हालात बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे और मुजीबुर रहमान ने यह कह दिया था कि अगर आपने अब असम्बली का इजलास ना बुलाया तो हम बांग्लादेश का ऐलान कर देंगे। अवामी प्रेशर था वहाँ, मुजीबुर रहमान अगर वो ना करता तो वहाँ के लोग उसको मार डालते। चुनांचे मुजीबुर रहमान का ये बयान आया कि अगर अब असम्बली का इजलास ना बुलाया गया और इक़्तिदार जो है वो अवामी जिनका हक है को ना दिया गया तो हम बांग्लादेश का ऐलान कर देंगे। ये इसके बाद यहिया खान खुद ढाका गए और उन्होंने जाकर मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के बाद वापस आकर तमाम अखबार जो उसने बयान दिया, यहिया खान का ये बयान था कि 25 मार्च 1971 को आइन साज़ असम्बली का इजलास होगा ढाका में, नंबर 1, और नंबर 2, आइन बनने के बाद LFO के तहत शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। यहिया खान ने ये तमाम अखबारात की हेडलाइन थी कि 25 मार्च को 1971 को आइन साज़ असम्बली का इजलास बुला लिया गया है ढाका में और आइन बनने के बाद LFO के तहत शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाएगा, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। इस ऐलान के बाद मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर अमन हो गया।
अमन हो गया, मुकम्मल अमन हो गया। लेकिन यहाँ ये हुआ कि भुट्टो साहब ने लाहौर के अंदर जलसा किया और वो जलसा गालबन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स यूनियन का हाल था उसने ये ऐलान किया कि अगर भुट्टो साहब को खतरा हुआ, समझ गए कि भाई अब ये इजलास भी हो रहा है, आइन भी बन जाएगा, क्योंकि 160 वो और यहाँ के जो 42 मेंबर हैं दूसरी पार्टियों के, ये इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे 80 या 82 मेंबर कुछ नहीं कर सकेंगे, आइन भी बन जाएगा और उसके बाद मुजीबुर रहमान भी हुकूमत भी उसको मिल जाएगी, मैं इक़्तिदार से बाहर हो जाऊंगा।